हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी लर्निंग क्लासेस। आज हम लोग बाज़ाब्ता क्लास की शुरुआत कर रहे हैं, उर्दू क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। इसके बाद जनरल नॉलेज या जनरल स्टडीज की क्लासेस भी स्टार्ट होने वाली है। इसके साथ ही जो 1 to 5 के लिए जो जनरल स्टडीज की क्लासेस हैं वो भी शुरू होने वाली है। एस्टेट की क्लास भी शुरू होने वाली है और इसके साथ साथ उर्दू अनुवाद के लिए जो तैयारी है, प्रिपरेशन है, उसके लिए भी क्लासेस शुरू होने वाले हैं। लेकिन आज हम लोग शुरू कर रहे हैं बीपीएससी में पूछे गए सवालात उर्दू सब्जेक्ट के लिए। बीपीएससी टीचर बनने के लिए जो लोग टीचर की तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी के लिए, ये स्टेट के लिए, दोनों के लिए यही क्लासेस हम बाज़ाब्ता शुरू कर रहे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 30 क्वेश्चंस फॉर बीपीएससी स्टेट और उर्दू के जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं बीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे इस क्लास के अंदर। दोस्तों, ये आप लोगों के लिए है। अगर क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है या फायदेमंद लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि अगली क्लास की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों, पहली क्लास है। पहली क्लास की शुरुआत हम लोग इक्तबास से करेंगे। इक्तबास से करेंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि इक्तबास तो बहुत ही इजी है, ये हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि आपके सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट उर्दू है। उर्दू सब्जेक्ट या 80 नंबर का होता है और 80 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें से 25 नंबर के इक्तबास होते हैं और 25 आउट ऑफ 25 लाने के लिए आपको इक्तबास की तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए। क्योंकि इक्तबास की तैयारी इसलिए हमें करनी चाहिए क्योंकि उसमें जो वर्ड मीनिंग है, अल्फाज के मानी, जुमले को समझने की कोशिश और इक्तबास, कुछ ऐसे इक्तबास भी हैं जहां से आपका जो लिटरेचर का या ग्रामर का भी क्वेश्चन बन जाता है। तो इसलिए इक्तबास अगर आप पढ़े होंगे तो उससे कई फायदे हैं आपके लिए। अल्फाज के मानी भी याद हो जाएंगे, जुमले को समझने की कोशिश आप करेंगे और जुमले को समझ पाएंगे। और इक्तबास में जो इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जैसे अगर कोई इक्तबास है जो लिटरेचर से रिलेटेड है, उर्दू लिटरेचर से, या फिर ग्रामर से रिलेटेड है, उर्दू ग्रामर से रिलेटेड है, तो अगर उस इक्तबास को अच्छे से पढ़े होंगे तो उससे अगर कोई लिटरेचर का क्वेश्चन बनता है तो वो लिटरेचर का क्वेश्चन आप इजीली हल कर सकते हैं। उर्दू का ग्रामर, उर्दू ग्रामर जो उस इक्तबास में यूज हुआ है, अगर उससे कोई क्वेश्चन बन जाता है, अगर आप उस इक्तबास को अच्छे से पढ़े होंगे तो उससे जो उर्दू ग्रामर का जो क्वेश्चन बनेगा, ये अगर आता है आउट ऑफ द बॉक्स, तो आप इजीली उसको करेक्ट मार्क कर सकते हैं। इसलिए इक्तबास का पढ़ना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें इक्तबास की तैयारी जरूर कर लेनी चाहिए क्योंकि अगर आप इक्तबास की तैयारी नहीं करते हैं तो आउट ऑफ 25 आप 20 या 23 या फिर लाएंगे। 2-3 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो गलत हो जाते हैं। अगर उसको भी आप आउट ऑफ 25, आउट ऑफ 25 में से 25 अगर आप लाना चाहते हैं तो इक्तबास की तैयारी आपको जरूर करना चाहिए। इक्तबास पढ़ने का जो सही तरीका है वो आपको मैं इक्तबास स्टार्ट करने से पहले भी बताऊंगा। दोस्तों, ये इक्तबास नंबर 1 है और अगर आप इक्तबास को अच्छे से और पांचों क्वेश्चंस हल करना चाहते हैं, क्योंकि हर इक्तबास में 5-5 क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको आप सबसे पहले, मेरा यह सजेशन है कि आप एक नजर सबसे पहले क्वेश्चंस पे डाल दीजिए कि पांचों क्वेश्चन जो इस इक्तबास से बने हैं वो क्या है।
सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि मौलाना मोहम्मद अली ने इब्तिदाई तालीम कहां से हासिल की थी। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वो मजीद तालीम हासिल करने के लिए कौन से मुल्क गए। तीसरा क्वेश्चन है कि मोहम्मद अली ने मुलाजमत क्यों छोड़ी। चौथा क्वेश्चन यह है कि इंग्लिस्तान से लौटने के बाद वो कहां मुलाजिम हुए। पांचवा क्वेश्चन यह है कि मोहम्मद अली ने कौन सी तहरीक चलाई। तो ये पांचों क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं इक्तबास में। अब इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं कि मौलाना मोहम्मद अली बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत तेज थे। रामपुर में इब्तिदाई तालीम हासिल की। रामपुर में इब्तिदाई तालीम हासिल की। तो आपको यह पता चल गया कि मौलाना मोहम्मद अली ने इब्तिदाई तालीम कहां हासिल की, तो रामपुर में। तो आपको पता चल गया कि रामपुर में। दो लाइन ही पढ़े और आपको पता चल गया कि एक क्वेश्चन उसमें से आया है, तो आपका एक क्वेश्चन यहीं पे हल हो गया। ये बी नंबर इस क्वेश्चन का सही है। रामपुर में मौलाना मोहम्मद अली ने रामपुर में इब्तिदाई तालीम हासिल की थी। आगे चलते हैं। इसके बाद वो आला तालीम के लिए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में दाखिल हुए। आला तालीम के लिए, आला तालीम से कोई क्वेश्चन है। मजीद तालीम हासिल करने के लिए कौन से मुल्क है, आला तालीम नहीं है। यहां से उन्होंने बीए की डिग्री ली, अव्वल नंबर से कामयाब हुए। उसके बाद वो मजीद तालीम हासिल करने की गर्ज से इंग्लिस्तान चले गए और वहां 4 साल तक रहे। मजीद तालीम हासिल करने की गर्ज से इंग्लिस्तान गए। तो आपका सेकंड क्वेश्चन भी हल हो गया। वो मजीद तालीम हासिल करने के लिए कौन से मुल्क गए, तो इंग्लिस्तान गए। तो इस क्वेश्चन का जो सी नंबर का ऑप्शन है वो करेक्ट है, वो करेक्ट है। दो क्वेश्चन आपका हल हो चुका है। इंग्लिस्तान से लौटने के बाद मौलाना मोहम्मद अली रियासत बड़ौदा में मुलाजिम हो गए। कहां मुलाजिम हो गए, रियासत बड़ौदा। एक क्वेश्चन इससे भी रिलेटेड। मोहम्मद अली ने मुलाजिमत क्यों छोड़ दी, इंग्लिस्तान से लौटने के बाद वह कहां मुलाजिम हुए, तो रियासत बड़ौदा। ए नंबर आपका करेक्ट है। अच्छा, 3 क्वेश्चन आपका ऑलरेडी हल हो चुका है और अभी आप इक्तबास का सिर्फ एक हिस्सा पढ़े हैं। लेकिन वो मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहते थे, इसलिए मुलाजमत तर्क करके उन्होंने अंग्रेजी में कॉमरेड और उर्दू में हमदर्द नामी अखबारात निकाले। इसलिए मुलाजमत तर्क करके वो मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहते थे, इसलिए मुलाजमत तर्क कर दी। वो मुलाजमत क्यों छोड़े, मोहम्मद अली ने मुलाजमत क्यों छोड़ दी, बीमार होने की वजह से नहीं, तिजारत करने की वजह से नहीं, वो मुल्क को कौम की खिदमत करने के लिए वो मुलाजमत छोड़ दी। तो ये बी नंबर आपका करेक्ट है। दोस्तों आगे पढ़ते हैं। अंग्रेजी में कॉमरेड और उर्दू में हमदर्द नामी अखबारात निकाले। तो मौलाना मोहम्मद अली ने कौन से अखबारात निकाले, कॉमरेड और हमदर्द। ये लिटरेचर के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तभी मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि इक्तबास पढ़ने की क्या अहमियत है, क्यों हम पढ़ते हैं, क्योंकि उससे वर्ड मीनिंग आपको समझ में आती है, ग्रामर के पोर्शन समझ में आते हैं और उसमें जो इंफॉर्मेशन होते हैं वो फैक्ट जो लिटरेचर से रिलेटेड है या ग्रामर से रिलेटेड है वो आपको पता चलता है। इसको आप नोट डाउन जरूर कर लीजिए कि मौलाना मोहम्मद अली ने मुल्क को कौम की खिदमत करना चाहते थे, इसलिए मुलाजमत छोड़ दी और उन्होंने अंग्रेजी में कॉमरेड और उर्दू में हमदर्द नामी अखबारात निकाले। उस वक्त तक हिंदुस्तान पर अंग्रेजों का कब्जा था। मौलाना मोहम्मद अली हिंदुस्तान को आजाद कराने की कोशिश में हिस्सा लेने लगे। उस वक्त जनूबी अफ्रीका में गांधी जी भी अंग्रेजी के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। गांधी जी अफ्रीका से लौटे तो उन्होंने देखा कि मौलाना मोहम्मद अली और उनके बड़े भाई मौलाना शौकत भी अंग्रेजों की ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। मौलाना मोहम्मद अली और गांधी जी का मकसद एक था,
इसलिए दोनों की दोस्ती हो गई, दोनों में दोस्ती हो गई। अब इसमें भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि इसी दौरान जनूबी अफ्रीका में गांधी जी भी अंग्रेजों के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। एक चीज ये हो गया, गांधी जी अफ्रीका से लौटते ही उन्होंने देखा कि मोहम्मद अली और उसके भाई शौकत अली दोनों अंग्रेजों की जो ज्यादतियां हो रही थी सबके साथ, उनकी ज्यादतियों के खिलाफ आवाज उठाए। और इसी हिसाब से मोहम्मद अली और गांधी जी का जो मकसद था वो दोनों का मकसद एक ही था, इसलिए दोनों में दोस्ती हो गई। ये इंफॉर्मेशन भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे चलते हैं। पहली जंग अजीम में तुर्कों को अंग्रेजों के हाथों शिकस्त हुई और तुर्कियों को अंग्रेजों के हाथों शिकस्त हुई। अंग्रेज तुर्की हुकूमत के खिलाफ तुर्की हुकूमत के खलीफा को तख्ता से उतारना चाहते थे। दुनिया भर के मुसलमान तुर्की खलीफा को अपना खलीफा मानते थे और उनकी इज्जत करते थे, इसलिए सब मुसलमान इस बात से नाराज थे। हिंदुस्तानी मुसलमान भी नहीं चाहते थे कि तुर्की के खलीफा को तख्ता से उतारा जाए। मोहम्मद अली ने इस मामले में अंग्रेजों की मुखालिफत की और पूरे मुल्क में एक तहरीक चलाई जिसे खिलाफत तहरीक कहते हैं। पूरे मुल्क में एक तहरीक चलाई जिसे खिलाफत तहरीक कहते हैं। अब जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हो गया, थर्ड क्वेश्चन भी हो गया। अब देखिए फोर्थ क्वेश्चन भी आपका हो चुका है। मोहम्मद अली ने कौन सी तहरीक चलाई? रेशमी रुमाल तहरीक, तरक्की पसंद तहरीक, अदम बगावत तहरीक। अब यहां पे जो इख्तिबास में है वो खिलाफत तहरीक है चलाई। गांधी जी ने भी इस तहरीक का साथ दिया और हिंदुस्तानियों से कहा कि वह अंग्रेजों का बायकाट करें। तो जो तहरीक मोहम्मद अली ने चलाई थी वो खिलाफत तहरीक थी। जो क्वेश्चन हमारे पास है वो ए नंबर भी गलत है, क्योंकि रेशमी रुमाल ये नहीं, तरक्की पसंद तहरीक ये भी नहीं, अदम बगावत तहरीक ये भी नहीं। तो अगर तीनों क्वेश्चन सही नहीं है तो आपका ई नंबर सही है, हस्बे बाला में से कोई नहीं। आपको एक चीज जरूर यहां नोट डाउन कर लेना चाहिए कि मोहम्मद अली ने खिलाफत तहरीक चलाई। दोस्तों ये आपका फर्स्ट इक्तबास खत्म हो गया। चलते हैं दूसरे इक्तबास की तरफ। जैसे कि मैंने बताया कि इक्तबास को पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चंस को एक नजर, सरसरी नजर देख लेंगे कि जो क्वेश्चंस क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है कि रफीक के क्या मानी है। दूसरा है अतवार का वाहिद क्या है। तीसरा है मुतनब्बा क्या से क्या मुराद है। लफ्ज इस्लाह की जमा क्या है और लफ्ज तरद्दुद के क्या मानी है। दोस्तों अल्फाज के मानी से रिलेटेड ये इक्तबास है बेसिकली। अब पढ़ते हैं इक्तबास नंबर 2। मेरा ये रफीक असल में मेरे मजले भाई का दोस्त। मेरा ये रफीक असल में मेरे मजले भाई का दोस्त है। तो यहां पे वर्ड भी है और मीनिंग भी है। रफीक के माने दोस्त होते हैं और रफीक के और माने भी होते हैं। जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन में देखें, जो ऑप्शन है रफीक के क्या माने हैं, तो ए में दोस्त है, ये भी सही है। दुश्मन ये गलत है। जलीस के माने होते हैं एक साथ बैठना, दोस्त होना, हम रुतबा होना। तो आप देखा जाए कि रफीक के माने दोस्त हैं
और जलीस के माने भी दोस्त हैं, तो आपका सी भी रफीक के माने होंगे जलीस। तो दो ऑप्शन सही हो गया, दोस्त जलीस। तो एग्जाम में तीसरा ऑप्शन भी दिया हुआ है, जैसे हस्बे बाला में से एक से जायद। तो दोस्तों यहां पे सिर्फ ए भी गलत है, सिर्फ सी भी गलत है, क्योंकि रफीक के दो माने यहां पे हमें दो ऑप्शन में मिल गए, दोस्त और जलीस। और थर्ड जो ऑप्शन, फोर्थ जो ऑप्शन है हस्बे माला में से एक से जायद, तो ऊपर के तीनों में से एक से जायद ऑप्शन सही है, इसलिए आपका डी नंबर सही होगा, करेक्ट। चलते हैं वापस इक्तबास में। ये दोनों हम सबक थे। यहां हम सबक, जलीस को भी हम सबक बोल सकते हैं, जलीस को भी हम सबक बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों एक साथ बैठना उठना होता है, दोनों की दोस्ती होती है। जिसकी हम सबक होता है वो दोनों की दोस्ती जरूर होती है। मैं उसकी कमजोरियों से वाकिफ था, मगर उसे वफादार दोस्त समझता था। मेरी मां ने, मेरे बड़े भाई ने, मेरी बीवी ने मुझे मुतनब्बह किया कि तुम्हारी सोबत खराब है। मुतनब्बह करना की मीनिंग है आगाह करना, आगाह करना, किसी चीज से आगाह करना, किसी चीज से। किसी चीज से आगाह करना होता है, तो क्वेश्चन इसी से रिलेटेड भी है। मुतनब्बह करना से क्या मुराद है? डांटना? डांटना तो बिल्कुल नहीं। गुफ्तगू की? नहीं, गुफ्तगू करना नहीं होता है। आगाह करना होता है, उसी का जो मुतरादिफ अल्फाज है खबरदार करना, तो खबरदार किया। आपका ए नंबर का ऑप्शन सही है। आगे पढ़ते हैं कि बीवी की बात तो मैं शौहरी के गुरूर में कब सुनता था, लेकिन मां और बड़े भाई की राय के खिलाफ अमल करने की मुझ में हिम्मत ना थी। फिर भी मैं उनसे उज्र माजरत की और कहा, मैं जानता हूं कि उसमें वो कमजोरियां हैं जो आपने बताए, मगर आपको उसकी अच्छाइयों की खबर नहीं। वो मुझे गुमराह नहीं कर सकता, क्योंकि मैं उससे उस नीयत से मिलता हूं कि उसकी इस्लाह करो। मुझे यकीन है कि अगर वो अपने अतवार दुरुस्त करे तो बड़ा अच्छा आदमी हो जाए। अतवार, अतवार से रिलेटेड क्वेश्चन है। जी हाँ, 7वां नंबर का क्वेश्चन है, ये अतवार का वाहिद क्या है? वाहिद तरीका से अतवार नहीं होता, क्योंकि एक ही वर्ड होता है। जैसे वाहिद जमा जो होता है, एक ही लफ्ज वाहिद होगा, एक ही लफ्ज उसी का जो ना जमा बनता है। तो यहां डिफरेंट वर्ड नहीं आएगा, अतवार का तरीका वाहिद नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा, इसलिए यह गलत है। तहूर, तहूर के माना होता है तहारत, पाकीजगी। प्योर इंग्लिश में बोलते हैं, पाक जिसको बोलते हैं, पाक। तो अतवार के माने दूसरे, यहां पे तौर तरीके से रिलेटेड है, तो ये तहूर भी ऑप्शन नहीं होगा। दोस्तों, तौर, तौर का जो जमा है, जमा अतवार, तो आपका बी नंबर ही करेक्ट होगा।
तो तौर वाहिद है और अतवार जमा है। मेरी इल्तिजा है कि आप मेरी तरफ से तरद्दुद ना करें। मेरी इल्तिजा है कि आप मेरी तरफ से तरद्दुद ना करें। तरद्दुद का जो असल मीनिंग है वो है परेशान ना होना। तरद्दुद ना करें का मतलब परेशान ना होना, परेशानी। परेशान, परेशानी, आप परेशानी इसको बोल लिख सकते हो, परेशानी। उलझन, खौफ भी इसके माने हो सकते हैं, खौफ और डर, डरे ना। तो ये सारे मीनिंग होते हैं। चलते हैं क्वेश्चन में। अच्छा, एक और इस्लाह की जमा है। हमने पूरा इक्तबास पढ़ लिया, कहीं पे इस्लाह जरूर आया है, जी हाँ, कि उसकी इस्लाह करो। अच्छा, पहले हम देख लेते हैं कि तरद्दुद के क्या मानी है, लफ्ज़ तरद्दुद के क्या मानी है। अभी हमने बताया कि परेशानी, उलझन, खौफ भी है, तो इससे तशवीश भी उसी वही मुतरादिफ माने हैं, तो ये भी तशवीश। तीनों मीनिंग तरद्दुद के हैं। इसका मतलब यह है कि हस्बे बाला में से एक से जायद। तो ये डी नंबर आपका सही होगा। दोस्तों, लफ्ज इस्लाह की जमा क्या है? ऑप्शन सुलह। सुलह के जो मीनिंग होते हैं वो किसी के दरमियान, किसी दो गुट के दरमियान या दो शख्स के दरमियान अगर झगड़ा हो, तो दोनों में अगर बात बन जाए, दोनों झगड़ा अगर खत्म कर ले, तो उसको सुलह कहते हैं। सलाह कहते हैं सजेशन को। उसके बाद इस्लाह करना जो होता है वो करेक्ट करना है, टू करेक्ट। सुलह करना जो होता है वो करेक्ट करना नहीं होता है, बल्कि दो गुट के दरमियान अगर झगड़ा को खत्म करने का जो प्रोसेस है या तरीका है, या उसको बोलते हैं कि झगड़ा खत्म करना, उसको सुलह करना होता है। झगड़ा खत्म करना आप लिख सकते हैं, खत्म करना, ये भी बोल सकते हैं। तो इस्लाह की जमा जो होगी ये दो ऑप्शन के अलावा होगा। इस्लाहात, इस्लाह की जमा है वह इस्लाहात, ये जमा है। वाहिद, इस्लाह। तो आपका सी नंबर करेक्ट है। दोस्तों, ये पांचों क्वेश्चंस आपका कंप्लीट हो गया। छठा, रफीक के क्या माने हैं? जलीस, दोस्त दो होते हैं। अतवार का वाहिद क्या है? तौर। मुतनब्बा किया, खबरदार किया। इस्लाह की जमा इस्लाहात। और लफ्ज तरद्दुद के क्या माने? वो तशवीश, परेशानी, उलझन, सारी। तीसरा इक्तबास। दोस्तों, इक्तबास पढ़ने से पहले हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। उलूम का वाहिद क्या है? मुअज़्ज़ज़ के क्या मानी है? रिसाला तहजीबुल अखलाक किसने जारी की? सर सैयद ने अंग्रेजी सरकार की मुलाजमत कब इख्तियार की? और अंजुमन किसे कहते हैं? ये सारे क्वेश्चंस हैं। इक्तबास। सैयद अहमद खां, सर सैयद अहमद, सर सैयद अहमद खां दिल्ली के एक मुअज़्ज़ज़ घराने में पैदा हुए। पहला ही क्वेश्चन। मुअज़्ज़ज़, मुअज़्ज़ज़ के क्या मानी? दोस्तों, मुअज़्ज़ज़ के मानी होते हैं जिस वो शख्स जिसकी इज्जत हो, साहिब इज्जत, साहिब इज्जत, जिसकी इज्जत की जाए, जाए
या इज्जतदार, जिसकी हैसियत हो, हैसियत वाला, वक़अत वाला, और इज्जत जिसकी होती है, इसके इज्जत किसकी की जाती है? शरीफ की जाती है। शरीफ, इज्जत। तो इसमें से आप देख सकते हैं कि ए नंबर ऑप्शन इज्जतदार, मुअज्जज की क्या मानी? इज्जतदार भी होते हैं, बावकत भी होते हैं मुअज्जज, और शरीफ भी होता है। तो इसमें से सारे ही ऑप्शन सही है, क्योंकि इज्जत मुअज्जज की जो ये सारी मीनिंग है, साहिब इज्जत, जिसकी इज्जत की जाए, इज्जतदार, हैसियत वाला, वक़ात वाला, शरीफ, ये सारे हैं। तो आपका जो डी वाला जो ऑप्शन है, हस्बे बाला में से एक से जायद, यही करेक्ट है। सैयद अहमद खान ने अपने जमाने के अहले कमाल से फैज हासिल की। अहले कमाल, अहले कमाल की जो मीनिंग है वो सक्सेसफुल लोग, फुल पर्सन्स। फैज हासिल की यानी इल्म हासिल करना, फायदा उठाना जिसको बोलते हैं। बहुत सारे अहले कमाल जो होते हैं, साहिब कमाल लोग, अच्छे एक्सपीरियंस रखने वाले लोग, अहले इल्म वाले जो होते हैं, या उलमा जो होते हैं, उनसे फायदा उठाया और इल्म हासिल की। 1839 ईस्वी में उन्होंने अंग्रेजी सरकार की मुलाजमत इख्तियार की और इस सिलसिले में मुख्तलिफ शहरों में उनकी तकर्रुरी हुई। तकर्रुरी बोलते हैं पोस्टिंग। अच्छा, क्वेश्चन देखते हैं। उलूम का जो वाहिद है, आगे चलेंगे। रिसालत तहजीब, सर सैयद अहमद ने अंग्रेजी सरकार की मुलाजमत कब इख्तियार की? कब इख्तियार की? 1839 ईस्वी में। तो 1839 ईस्वी वाला जो ऑप्शन है वो सही है, बी नंबर, ये करेक्ट है। अच्छा, आगे चलते हैं। 1862 ईस्वी में जब वो गाजीपुर में थे तो उन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई। एक क्वेश्चन अंजुमन से रिलेटेड भी है। अंजुमन, अंजुमन किसे कहते हैं? एक अंजुमन बनाई। एक अंजुमन बज्म को भी कहते हैं, मजलिस को भी कहते हैं, एक जमात, और सोसाइटी को भी कहते हैं। तो अंजुमन के सारे ही मीनिंग है, इसलिए आपका डी नंबर सही है। अच्छा, उलूम के क्या वाहिद मान लेते हैं? अगर इल्म की बात अभी आई नहीं है, आगे आगे आने वाली है कि साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से एक अंजुमन बनाई। इस अंजुमन का मकसद हिंदुस्तानियों में मुख्तलिफ उलूम, ये उलूम खासकर साइंसी उलूम के मुताले को फरोग देना था। फरोग देना, टू मेक डेवलप। किसी को तरक्की देना होता है। साइंसी उलूम, साइंटिफिक जो नॉलेज है, मुख्तलिफ उलूम। तो ये उलूम जो है, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है कि उलूम का वाहिद क्या है। एक है आलिम, तालिब वाहिद है, इसकी जमा जो है ओलामा। अल्लामा, ये इस्म मुकब्बर है, नहीं किसी चीज को बड़ा बना करके पेश करना। तो अल्लामा जो होता है, बहुत सारे इल्म रखने वाले वो होते हैं। तो ये वाहिद है, लेकिन इसकी जमा जो है ना उलूम नहीं है। इल्म की जो जमा है वो उलूम है। तो ये सी नंबर का जो ऑप्शन है
वो सही है। चलते हैं इक्तबास में। 1869 ईस्वी में सैयद अहमद खान ने एक साल के लिए इंग्लिस्तान गए। अहमद खान एक साल के लिए इंग्लिस्तान गए। वापस आकर उन्होंने अंग्रेजी के इल्मी और समाजी रिसालों की तर्ज पर अपना एक रिसाला तहजीबुल अखलाक जारी किया। इससे उर्दू में मजमून निगारी को बहुत तरक्की मिली। फर्स्ट क्वेश्चन भी हो गया, सेकंड क्वेश्चन भी हम लोगों ने कर लिया। थर्ड क्वेश्चन, तहजीबुल अखलाक किसने निकाला? तो सर सैयद अहमद खान ने निकाला। सी नंबर आपका सही है। तो ये भी इक्तबास हम लोगों ने कर लिया। इक्तबास नंबर 4। अच्छा, इक्तबास नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले क्वेश्चन सरसरी नजर से देख लेते हैं कि मुहक्किक किसे कहते हैं। पहला क्वेश्चन है, जज्बात के वाहिद क्या है? तदवीन से क्या मुराद है? लुगत नवेस क्या है? सवाने निगार किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन है। मौलवी अब्दुल हक एक मुहक्किक, सवाने निगार, जबानदान, लुगत नवेस, माहिर कवायद और साहिब तर्ज इंसा पर्दास। मुहक्किक कहते हैं हकीकत जानना। जानने की कोशिश। सवाने निगार कहते हैं जो किसी दूसरे शख्स की जिंदगी की पूरी जिंदगी पर कोई किताब लिखे उसे सवाने निगार बोलते हैं। जबानदान न लिंग्विस्टिक, लैंग्वेज को या लैंग्वेज पर जो जिसकी दस्तरस्त हो उसे जबानदान। लुगत नवेस ने लुगत लिखने वाले। माहिर कवायद ग्रामेरियन भी बोलते हैं। ये सारे मीनिंग होते हैं इसके। फर्स्ट क्वेश्चन जो है मुहक्किक किसे बोलते हैं? पहला जो होता है अफसाना निगार, बी नंबर। ये किसी शय की हकीकत तलाश करने वाला। क्या ये ऑप्शन सही है? देखते हैं दूसरा ऑप्शन क्या है। अफसाना लिखने वाले को अफसाना निगार बोलते हैं। अफसाना निगार। और तस्वीर बनाने वाले को मुसव्विर बोलते हैं। तो अफसाना निगार बी तो नहीं है, तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर ये भी नहीं है। ए नंबर किसी शय की हकीकत तलाश करने वाला को मुहक्किक बोलते हैं। ए नंबर आपका सही है। ए नंबर आपका सही है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है जज्बात का वाहिद। अभी जज्बात आया नहीं है, कहां पे है? उनकी तहरीरों पर हाली का सबसे ज्यादा असर है। बोलचाल की सादा जबान में पुरखलोस जज्बात का बेलाग इजहार करते हैं। जज्बात का वाहिद क्या है दोस्तों? फर्स्ट जो है जज्बात की जो वाहिद है जज्बों खुद जो है ना जमा जैसा लग रहा है, लेकिन ये जमा भी सही नहीं है। तो ये आपका जो ए है वो गलत है। जज्बा या इंजेजाब जो है ना ये कुछ मजदर है ये, और मजदर की जो जमा होती है मेरे ख्याल से तो नहीं होती है। तो ये इस वजह से जो है ना सी नंबर भी गलत है। जज्बा की जो जमा है वो जज्बात है, इसलिए ये वाहिद हुआ और ये जमा है, इसलिए बी नंबर का ऑप्शन आपका सही है। हर बात खूब सोच समझकर लिखते हैं, इबारत में उलझाव नहीं। मुश्किल जबान लिखने वालों को वो उर्दू का दुश्मन कहते हैं और आसान जबान लिखने पर जोर देते हैं। उर्दू अदब में कदीम किताबों की तदवीन
तरतीब और इशात उनका बहुत बड़ा कारनामा है। तदवीन, तरतीब और इशात, ये तीनों वर्ड जो है वो लगभग मुतरादिफ है। तदवीन और तरतीब तो मुतरादिफ है, और इशात जो पब्लिश को बोलते हैं, तो इशात एक अलग है जिसको पब्लिश इंग्लिश में बोलता है। अच्छा, उन किताबों पर उनके मुकदमात उर्दू अदब का कीमती सरमाया है। अंग्रेजी, उर्दू लुगत और उर्दू जबान के कवायद का बुनियादी काम भी मौलवी अब्दुल हक की कोशिशों का नतीजा है। अब चलते हैं क्वेश्चन पे। तदवीन से क्या मुराद? नाकिद होना। नाकिद तो कहते हैं तनकीद करने वाले, तनकीद करने, तनकीद करना या तनकीद करने वाला होना। शेर व शायरी का रसिया होना। रसिया जो होता है वो शौक को बोलते हैं, तो शेर व शायरी का शौक, तदवीन ये भी नहीं है। बी नंबर जो है वो तरतीब देना या मुरत्तब करने का जो अमल है उसको तदवीन बोलते हैं। तो इसलिए आपका जो बी नंबर ऑप्शन है ये करेक्ट है। आगे चलते हैं। लुगत नवेस क्या है? लुगत नवेस की यहां ना मीनिंग पूछा जा रहा है और ना ही कुछ है, बल्कि बोलते हैं कि लुगत नवेस ये जो वर्ड है वो क्या है। और ऑप्शन में क्या ये मुहावरा है, क्या ये कहावत है, या मुरक्कब है? लुगत नवेस एक वर्ड है जिसको बोलते हैं कि जो लुगत लिखने वाले को बोलते हैं, तो ये ना मुहावरा नहीं है ना कहावत है। कहावत जो होता है जैसे नाचना जाने आंगन टेढ़ा होता है, उसके बाद ये आईना दिखाना मुहावरा होता है, लेकिन ये मुरक्कब है। बेसिकली ये लुगत और नवेस, लुगत प्लस नवेस बराबर लुगत नवेस। तो ये दो वर्ड से मिलकर के बना है, इसलिए मुरक्कब है, तो इसलिए सी नंबर आपका सही है। 20वां, सवाने निगार किसे कहते हैं? जैसे कि इक्तबास पढ़ते हुए मैंने बताया कि सवाने निगार कहते हैं उस आदमी को, उस शख्स को जो किसी दूसरे शख्स की पूरी जिंदगी पे एक किताब लिखे, उसे सवाने निगार बोलते हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं कि और खुद नविश्त सवाने निगार दो होता है। एक तो सवाने निगार हो गया, दूसरे की जिंदगी पर किताब लिखना, और खुद नविश्त सवाने निगार, ये होता है अपनी जिंदगी पर किताब लिखना। किताब लिखना यहां पे तो सफर की रुदात लिखने वाला, ये बिल्कुल नहीं, सफरनामा होता है, ये गलत है। अपनी जिंदगी के वाकयात बयान करने वाला, यह भी गलत है, क्योंकि सवाने निगार जो होता है वो किसी दूसरे की जिंदगी पर किताब लिखता है, के वाकयात बयान करता है, तो यह भी गलत है। दास्तान सुनाने वाला, यह भी गलत है। तो जो 20 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका ए बी सी गलत है, तो इसका मतलब डी भी गलत है और ई ऑप्शन सही है, करेक्ट। अब आपको पता चल गया होगा कि इक्तबास पढ़ने का क्या फायदा है। अगर सवाने निगार के बारे में आपको नहीं पता होता
अगर आप तैयारी नहीं करते तो आपको पता भी नहीं होता कि सामान्य निगार किसको बोलते हैं, खुद नविष्ट सामान्य निगार किसको बोलते हैं। ये जो इसका जो मीनिंग है, ये खुद नविष्ट सामान्य निगार है। खुद नविष्ट सामान्य निगार या निगारी या निगार बोलते हैं। खुद नविष्ट सामान्य निगार को अपनी जिंदगी के वाकयात बयान करने वाले को खुद नविष्ट सामान्य निगार बोलते हैं। सामान्य निगार जो होता है, जिसे बायोग्राफी बोलते हैं इंग्लिश में, और इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। अलग अलग वर्ड है, तो खुद नविष्ट सामान्य निगार अलग है और सामान्य निगार अलग है, इसलिए ये ई नंबर इसका सही है। दोस्तों, लास्ट इक्तबास जो सबसे लंबा इक्तबास है, ये है। इससे और एक चीज, एक सजेशन आपको लिए यह है कि अगर आपको लगे कि ये लंबा इक्तबास है, तो जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जिस तरीके से मैं सवालात का हल कर रहा हूं, सवालात को हल कर रहा हूं, वो तरीका बेस्ट है। क्योंकि अगर आपको लग रहा है कि इक्तबास लंबा है, टाइम लग रहा है, तो सबसे पहले आप क्वेश्चंस को देखिए, और क्वेश्चन से रिलेटेड जो जहां जहां आपको लगे इक्तबास में जवाब है, उससे आप तुरंत जल्दी ही आप जो ना उसका जवाब निकाल सकते हैं। इसलिए ये तरीका, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद इक्तबास पढ़िए, ये तरीका कारगर साबित दिख रहा है, कारगर साबित होता है। देख लेते हैं कि क्वेश्चंस क्या है। बेगम हजरत महल कौन थी? बेगम हजरत महल, उनको हजरत महल का खिताब किसने दिया था? और अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी किस गर्ज से कायम की थी? हजरत महल ने महल की औरतों के लिए कौन सा गिरोह तैयार किया था? उन्होंने किस मदद से अवध को दोबारा अपने कब्जे में किया? ये सारे क्वेश्चंस हैं। बेगम हजरत महल अवध के आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। सबसे पहला क्वेश्चन आपका हल हो गया। बेगम हजरत महल कौन थी? तो ये आखिरी नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थी। नवाब वाजिद अली शाह की बीवी। नवाब आसिफ उद्दौला की बीवी, ये गलत है। नवाब सिराजुद्दौला की बीवी, ये भी गलत है। और नवाब वाजिद अली की शाह की बीवी, ये सी नंबर आपका सही है। वो फैजाबाद के एक गरीब घराने में पैदा हुई। माँ बाप ने उनका नाम उमराव रखा। उनका बचपन फैजाबाद में गुजरा। जब वो लखनऊ आई तो वाजिद अली शाह की बेगम बनी। वाजिद अली शाह अवध के तख्त पर बैठे तो उन्होंने अपनी चहेती बेगम को हजरत महल साहिबा का खिताब दिया। अपनी वाजिद अली शाह अवध के तख्त पर बैठे तो उन्होंने अपनी चहेती बेगम को हजरत महल साहिबा का खिताब दिया और उनके बेटे बिरजेश कद्र को अपना बेटा मुकर्रर किया। तो दूसरा जो क्वेश्चन है, उनको हजरत महल का खिताब किसने दिया? हजरत महल का खिताब किसने दिया? तो हजरत महल साहिबा का खिताब दिया। तो उसने खुद जो वाजिद अली शाह ने ही हजरत महल का खिताब दिया था। तो उनको हजरत महल का खिताब किसने दिया? अमजद अली शाह ने, यह गलत है। सिराजुद्दौला ने, यह भी गलत है। खुद वाजिद अली शाह ने जब बादशाह बने, जब वो अवध के तख्त पर बैठे, इसका मतलब बादशाह बने, तो उन्होंने अपनी बीवी को हजरत महल का खिताब दिया। तो बी नंबर आपका सही है। और खिताब कहते हैं, खिताब कहते हैं सरकार की तरफ से या किसी बादशाह की तरफ से दिया गया जो नाम है, उसको खिताब बोलते हैं। सरकार, बादशाह, तरफ से दिया गया नाम। इसके बारे में हम लोग ग्रामर के पोर्शन में भी पढ़ने वाले हैं, तो डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बस अभी खिताब किसे बोलते हैं ये समझ लिए।
दोस्तों ये सेकंड क्वेश्चन भी हमने हल कर लिया है। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की थी। हिंदुस्तान के साथ तिजारत करने के लिए ईस्ट इंडिया कायम की थी। अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी किस गर्ज से कायम की थी? हुकूमत करने की गर्ज से? नहीं। तालीम देने की गर्ज से? यह भी नहीं। तिजारत करने की गर्ज से। यह करेक्ट है। धीरे धीरे जब उन्होंने तिजारत के ऊपर दस्तरस हासिल कर ली, उसके बाद जो उस वक्त के जो बादशाह थे उनके साथ उनके झगड़े होने लगे, तो फिर उनका गर्ज या उनका जो मकसद था वो फिर बदल गया और फिर हुकूमत करना चाहा। लेकिन पहले जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ताइस हुई थी या इब्तिदा हुई थी या ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई थी, वो सिर्फ तिजारत करने की गर्ज से की गई थी। आहिस्ता आहिस्ता ये कंपनी हुकूमत के कामों में दखल देने लगी। हर रियासत में उसका एक नुमाइंदा रहता था। अवध में हुकूमत का सारा इंतजाम धीरे धीरे कंपनी के नुमाइंदों ने अपने हाथ में लिया और आखिरकार कंपनी की हुकूमत ने वाजिद अली शाह को तख्ता से उतारकर कलकत्ते में नजरबंद कर दिया और अवध पर कब्जा कर लिया। उस वक्त अवध में ऐसे बुलंद हौसला लोग बहुत कम थे जो कंपनी के खिलाफ उठते और बादशाहत को वापस लाने की हिम्मत करते, मगर बेगम हजरत महल चुपके ना बैठ सकी। उन्होंने अपने बेटे को तख्ता पर बैठाया और अंग्रेजों के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। अंग्रेजी फौज के खिलाफ मुकाबला करने के लिए उन्होंने दिल्ली के ताजदार बहादुर शाह जफर, नाना साहब पेशवा और मौलवी अहमदुल्ला शाह से मदद मांगी। अहमद शाह की मदद से उन्होंने 11 दिन के अंदर अंदर अवध को अपने कब्जे में ले लिया। अच्छा, इस पे एक क्वेश्चन है, हजरत महल की औरतों के लिए उन्होंने किसकी मदद से अवध को दोबारा अपने कब्जे में ले लिया? ब्रजेश कदर जो उनका बेटा था, ये नहीं। बहादुर शाह जफर, ये भी नहीं। अहमदुल्ला शाह की मदद से ये दोबारा हजरत महल ने दोबारा अवध को कब्जे में ले लिया। बेगम हजरत महल बहुत ही सरगर्म खातून थी। उन्होंने महल के अंदर औरतों का एक ग्रोह तैयार किया था। महल की लौंडियां बांदियां उनकी निगरानी में कवायद किया करती थी। उन्होंने जासूस औरतों की भी एक जमात तैयार की थी। उनकी मातहती में अवध की बहुत सी औरतें मर्दाना लिबास पहनकर और हथियार सजाकर जंग करती थी। तो हजरत महल ने महल की औरतों के लिए कौन सा गिरोह तैयार किया था? समाजी? ये तो नहीं। हिफाजत करने के लिए किया था। सियासी गिरोह? सियासत तो वो खुद कर रही थी, इसलिए बी सी खत्म। ये ए नंबर है, फौजी गिरोह। करेक्ट है, फौजी गिरोह तैयार किया था क्योंकि वो जंग की तैयारी करती थी, जंग की कवायद किया करती थी और लोगों की अपनी हिफाजत के लिए औरतों की एक गिरोह बनाई थी। दोस्तों ये था पांचवा इख्तिबास। 25 नंबर का जो इख्तिबास है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अगला देखते हैं, 5 क्वेश्चंस और हमें पढ़ने हैं। 26, सरोजिनी नायडू को बुलबुले हिंद कहा जाता है। इन लफ्जों में बुलबुले हिंद क्या है? क्या तखल्लुस है, असल नाम है या लक़ब है? तखल्लुस कहते हैं शायर जब अपना कोई नाम ना बनाया हुआ नाम आखिरी शेर में इस्तेमाल करता है, उस नाम को तखल्लुस बोलते हैं, कहते हैं। और असल नाम जो है, जैसे सरोजिनी नायडू है, उसका असल नाम सरोजिनी नायडू है, तो ये असल नाम हुआ। लेकिन यहां पूछा जा रहा है बुलबुले हिंद कहा जाता है, तो बुलबुले हिंद लफ्जों में बुलबुले हिंद क्या है? असल नाम तो नहीं है, तो ये गलत है। लक़ब है, तखल्लुस भी नहीं है, क्योंकि तखल्लुस जो ना शायर अपने नाम का जो इस्तेमाल करता है वो शेर के आखिर में करता है, उसे तखल्लुस बोलते हैं। तो ये बुलबुले हिंद भी तखल्लुस नहीं है।
लक़ब है। सी नंबर सही है, ये लक़ब है, क्योंकि बुलबुल हिंद जो है ना, जब वो नाम है जो किसी शोहरत या समाज में जो शोहरत के बिना पर लोग दे देते हैं, लोग बोलते हैं, उसे लक़ब बोला जाता है। तो ये लक़ब है। देखिए, लक़ब, लक़ब वो नाम जो किसी खूबी या बुराई की बिना पर अवाम की तरफ से दिया जाए, उसे लक़ब कहते हैं। जैसे रुस्तुम हिंद, मलकाए तरन्नुम, बुलबुल हिंद, बाबाए उर्दू, मोहसिनुल मुल्क, शेर खुदा, जहांगीर, कलीमुल्ला, अबू जहल, ये सारे जो नाम है वो खूबी या बुराई के बिना पर अवाम की तरफ से दिया गया नाम है, इसीलिए इसे लक़ब बोला जाता है। तो उसी तरह बुलबुल हिंद भी जो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है, वो उसकी खूबी की वजह से अवाम की तरफ से दिया गया नाम है, इसे इसलिए वो लक़ब है, तखल्लुस भी नहीं है और ना ही असल नाम है। तखल्लुस किसे बोलते हैं? शायर अपने असली नाम के अलावा एक मुख्तसर सा नाम रख लेता है जिसे वो अपने कलाम में इस्तेमाल करता है। आमतौर पर अवाम आमतौर से अवाम शोरा को उसके तखल्लुस से ही जानते और पहचानते हैं, मसलन गालिब, हाली वगैरह। कभी असली नाम ही बतौर तखल्लुस इस्तेमाल किया जाता है, जैसे इकबाल। तो शायर अपने असली नाम के अलावा एक मुख्तसर नाम रख लेता है जिसका वो अपने कलाम या शायरी में यूज करता है। आमतौर पर अवाम उसी नाम से शायर को पहचानता है, जानता है, जैसे गालिब हो गया, हाली हो गया। कभी कभी लोग असली नाम भी यूज कर लेते हैं, जैसे अल्लामा इकबाल ने अपना तखल्लुस इकबाल ही यूज किया। चलते हैं आगे, 27 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजी लफ्ज मेटाफर के लिए इल्मे बयान में कौन सी इस्तिलाह की जाती है? मेटाफर जो अंग्रेजी लफ्ज है, उसके लिए इल्मे बयान में उर्दू में कौन सी इस्तिलाह बयान की जाती है? जैसे तशबीह को इंग्लिश में सीमाइल बोलते हैं, सीमाइल। तजनीस के बारे में अभी तक मुझे कोई ऐसा वर्ड अंग्रेजी में नहीं मिला है, लेकिन मैं अभी भी तहकीक कर रहा हूं। जैसे ही मिले कि तजनीस को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, ये मैं आपको जरूर बताऊंगा। इस्तियारा को मेटाफर बोलते हैं। मेटाफर बोलते हैं। तो दोस्तों, ये जो इल्मे बयान और इल्मे बदी के जो इस्तिलाहें हैं, उसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, उसकी एक लिस्ट जरूर तैयार कीजिए। मैं बहुत जल्दी उसकी एक लिस्ट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। जैसे 27 का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया था। ये बीपीएससी टीआरई 1 का क्वेश्चन है, तो ये पूछा गया था। और बीपीएससी 2 में भी पूछा गया है, 3 में भी पूछा गया है। आगे हम लोग वो सारे सवालात को भी, वो सारे क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे और जानेंगे कि इल्मे बदी या इल्मे बयान के जो इस्तिलाहें हैं, उनको इंग्लिश में क्या कहा जाता है। दोस्तों, आगे चलते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं कि वो लफ्ज जिससे किसी की अच्छाई, बुराई या खुसूसियत जाहिर हो, उसे क्या बोलते हैं? दोस्तों, इसम से सिर्फ पता चलता है कि नाम है, नाम को बोलते हैं, चाहे वो खास हो या आम हो। तो ये, इससे अच्छाई बुराई पता नहीं चलता है। जमीर, जमीर वो है जो इसम की जगह पर इस्तेमाल हो, इसम की जगह इस्तेमाल हो, उसे जमीर कहते हैं। जमीर, जमीर कहते हैं।
صفت ذاتی کہتے ہیں جس سے کسی شخص کی اندرونی اچھائی یا برائی کا پتہ چلے. اب دیکھتے ہیں وہ لفظ جس سے کسی کی اچھائی برائی یا خصوصیت ظاہر ہو. یہاں پہ کسی شخص کی نہیں ہے. کسی کی اچھائی برائی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے کیا بولتے ہیں؟ صفت ذاتی جس سے کسی شخص کی یا کسی چیز کی بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے نہ اسم ہے نہ ضمیر ہے اور نہ ہی صفت ذاتی ہے. صفت ذاتی صفت کی ہی ایک قسم ہے. تو یہ جو تعریف ہے یہ صفت کی تعریف ہے دوستو. اور صفت میں جو صفت کی جو ایک قسم ہے صفت ذاتی، وہ جس سے کسی شخص کی اندرونی اچھائی یا برائی کا پتہ چلے اسے صفت ذاتی کہتے ہیں. لیکن جس سے کسی چیز کی اچھائی یا برائی یا خصوصیت ظاہر ہو اسے صفت بولتے ہیں. یہ صفت کہا جاتا ہے. اس لیے ڈی نمبر آپ کا بھی غلط ہو جائے گا، ای صحیح ہے. چلتے ہیں آگے، چلتے ہیں نیکسٹ کوشچن کی طرف. وہ خاص علامتیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں کیا کہلاتی ہیں؟ وہ خاص علامتیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے. دوستو اس کوشچن کو حل کرنے سے پہلے پڑھ لیتے ہیں علم بدی اور علم بیان کے بارے میں. کلام میں حسن، اثر اور زور پیدا کرنے کے لیے اسے بہت سی خوبیوں کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے. قواعد کی زبان میں انہیں ہم صنائع بدائع کے نام سے جانتے ہیں. صنائع صنعت کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے کاریگری، ہنرمندی. اور بدائع بدی کی جمع ہے، اس کا مطلب ہے تازگی اور انوکھا پن. بدی وہ علم ہے جس سے کلام کے معنوی یا ظاہری حسن میں اضافہ کرے. معنی میں بھی اور ظاہری حسن جیسے الفاظ میں بھی، دونوں میں حسن پیدا کرے، اسے علم بدی کہتے ہیں. بدی کو علم معنی بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ زیادہ تر جو ہے نا معنوی چینجز پیدا کرتے ہیں. اس علم کے تحت کلام میں استعمال ہونے والے مختلف صنعتوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے. دوسرا یہ ہے کہ گلدستہ معنی کو نئے ڈھنگ سے باندھو. ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو. کسی بات کو دلکش اور پر اثر انداز سے کہنے کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. وہ علم جس کے ذریعے ہم کسی بات کلام کو دلکش اور پر اثر بناتے ہیں وہ علم بیان کہلاتا ہے. زبان و بیان پر قدرت ہو تو کہنے والا ایک ہی خیال کو نت نئے انداز سے ادا کر سکتا ہے. اس خوبی اس میں دلکشی اور پر اثر بھی رہے اور ایجاز و اختصار بھی. دوستو اب سوال دیکھتے ہیں 29 نمبر کا سوال. جیسے وہ خاص علامتیں جو عبارت کو صحیح طور پر پڑھنے کے لیے ضروری ہوتے ہیں وہ کیا کہلاتے ہیں؟ اگر ہم سی نمبر کو دیکھیں، اسم مصغر کہتے ہیں جب کسی کو یا کسی چیز کو بڑا بنا کر کہنا. جیسے عالم سے علامہ. علم بیان ہم نے سیکھ لیا کہ وہ علم جس کے ذریعے ہم کسی بات کو کلام کو دلکش اور پر اثر بناتے ہیں.
वो इल्म जिससे किसी जो वो इल्म जिससे कलाम को जिसके जरिए कलाम को दिलकश और पुरअसर बनाते हैं, दिलकश और पुरअसर बनाते हैं, उसे इल्म बयान कहते हैं। और इल्म बदी कहते हैं जिससे कलाम के अंदर मानवी और जाहिरी दोनों पैदा हो, मानवी और जाहिरी खुसूसियत दोनों पैदा हो। जैसे हमने अभी पढ़ा कि इल्म बदी वो इल्म है जिससे कलाम के मानवी या जाहिरी हुस्न में इजाफा हो। इल्म बदी कहते हैं जिससे कलाम में, जिससे मानवी या जाहिरी खुसूसियत, जाहिर खुसूसियत या मानवी या जाहिरी जो खूबसूरती है वो बढ़ जाए, उसे इल्म बदी कहते हैं। ये तीनों की तारीफ पढ़ने के बाद ये इस तारीफ से मैच नहीं होता है। वो खास अलामतें, खास अलामतों की बात कर रहे हैं। इल्म बदी वो कलाम है, इल्म बदी ऐसा इल्म है जिससे कलाम में मानवी या जाहिरी खूबसूरती पैदा हो। इल्म बयान वो इल्म है जिससे दिलकश और पुरअसर, जो कलाम जिससे दिलकश और पुरअसर हो जाए, उसे इल्म बयान कहते हैं। और इसमें हो सका जब किसी को या किसी चीज को बड़ा बनाकर बयान किया जाता है। तो यहाँ इल्म बदी भी गलत ऑप्शन है, इल्म बयान भी गलत ऑप्शन है, इस्म मुकब्बर भी गलत ऑप्शन है। जब ये ABC गलत है तो D भी गलत हो जाएगा और आपका E नंबर ऑप्शन सही है। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 30वां क्वेश्चन, फेल मुजारा किसे कहते हैं? फेल मुजारा ये अरबी में फेल की एक किस्म है। फेल मुजारा, फेल मुजारा अरबी में फेल की एक किस्म है। तो हम देखते हैं इसे क्या कहा जाता है। फेल मुजारा ऐसा फेल होता है फेल मुजारा, इससे दो हालत का पता चलता है। दो हालत, एक तो हाल और दूसरा मुस्तकबिल का पता चलता है। अब देखते हैं C नंबर क्या बोलता है, जिसमें कलाम में, जिसमें काम होने वाला है, जिसमें काम होने वाला है, यह भी गलत है। B, जिसमें माजी और हाल दोनों की झलक हो, माजी तो नहीं, यह भी गलत है। A नंबर, जिसमें हाल और मुस्तकबिल दोनों की झलक हो। तो मैंने अभी आपको बताया कि फेल मुजारे में दोनों हालत का पता चलता है, एक हाल और दूसरा मुस्तकबिल। तो यहां हाल और मुस्तकबिल दोनों का झलक पाया जाता है फेल मुजारे के अंदर, इस वजह से A नंबर आपका सही है। दोस्तों 30 क्वेश्चंस हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं और इसके बाद हम लोग इस क्लास को खत्म करते हैं। ये पहली क्लास थी दोस्तों। इसी तरह की क्लासेस मैं लेता रहूंगा, हर दिन क्लासेस अपलोड होते रहेंगे। और मैंने क्लास की इब्तिदा में ही मैंने बता दिया, क्लास की स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया कि सिर्फ BPSC या स्टेट की क्लासेस नहीं होंगी, बल्कि BPSC में जो जनरल स्टडीज की भी क्लासेस है उसकी भी क्लास होनी है, जनरल स्टडीज की। इसके बाद जो अगर सीटेट जैसे नोटिफिकेशन आएगा इसकी भी क्लास मैं लेने वाला हूं। और इसके अलावा उर्दू
ट्रांसलेशन, उर्दू ट्रांसलेटर की भी क्लास बहुत ही जल्द मैं शुरू करने वाला हूं। तो इन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो मैंने अभी डिस्कस करा, बीपीएससी, पीपीएससी, स्टेट, सीटेट, उर्दू ट्रांसलेटर, तो ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की क्लासेस मैं लूंगा। दोस्तों इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।